नमस्कार, मैं राकेश कुमार। मैं पेशे से शिक्षक हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के रूप में हूँ। प्रकृति से लेखक हूँ। देश दुनिया की चिंता करता हूँ, इसलिए मैं चिंता करता हूँ, उस पर चिंतन करता हूँ, इसलिए आप मुझे चिंतक भी कह सकते हैं। मुझे राजनीतिक, सामाजिक, नैतिक और भारत के जो जीवन मूल्य हैं, जो दर्शन हैं, उसके विश्लेषण का मुझे शौक है, उसकी जानकारी का शौक है। मैं उस पर पढ़ता लिखता हूँ और मेरा प्रयास होता है कि मैं उन पक्षों को प्रकाशित करूँ या उन पक्षों को डिकोड करूँ जिसको डिकोड करने की जरूरत समाज को है। क्योंकि कल आपने देखा कि देश में कई जगहों पे चुनाव हुआ, खास करके महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा का चुनाव, और उसी क्रम में बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए और उन चारों विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजों को मैं डिकोड करना चाहता हूं। और खास करके इस परिप्रेक्ष्य में, इस पर्सपेक्टिव में कि जो नवनिर्मित या नवसृजित जन स्वराज पार्टी है, उसका बिहार में आगे आने वाले समय में भविष्य क्या होगा, राजनीतिक भविष्य क्या होगा, इस संदर्भ में मैं डिकोड करना चाहता हूँ। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि बिहार में 4 विधानसभा जो है क्षेत्रों में चुनाव हुआ था। उसमें एक बेलागंज, तरारी, इमामगंज और रामगढ़ था। हम आते हैं बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में, जो गया जिले में है। बेलागंज विधानसभा सुरेंद्र यादव का गढ़ रहा है, यानी सुरेंद्र यादव लालू यादव के एकदम से कारिंदों में से थे और आज भी जहानाबाद से सांसद हैं। काफी समय से मुझे ध्यान है कि यह 1995 से यह सीट उनके खाते में था और राजद का पूर्ण रूप से कब्जा था। लेकिन इस बार वहां जो है चुनाव जीती हैं मनोरमा देवी। उन्हें प्राप्त हुआ है 73,334 वोट, जबकि सुरेंद्र यादव के बेटे जो विश्वनाथ यादव हैं वो हार गए हैं लगभग 21,000 वोटों से, 21,000 वोटों से। समीकरण कहा जा रहा है कि समीकरण ध्वस्त हुआ है, एमवाई समीकरण ध्वस्त हुआ है, यानी माई में जो मुस्लिम है वह समीकरण ध्वस्त हुआ है। और उस ध्वस्त करने के पीछे के कारक के रूप में जनसुराज पार्टी देखी जा रही है, जिसके संस्थापक हैं, जिसके मुख्य रूप से जो लीडर हैं वह हैं पीके, जो राजनीतिक रणनीतिकार भी हैं। जनसुराज पार्टी के मोहम्मद अमजद को 17,285 वोट मिले हैं और इतना वोटों के साथ वे तीसरे पोजीशन पे, तीसरे स्थान पे। तो ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं कि मार्जिन 21,000 का है, 17,000 वोट इन्हें मिला है, कुछ वोटों का जो है क्षय हुआ होगा। तो अगर मुस्लिम वोट कंप्लीटली जो राजद के साथ जोड़ना चाहिए था, उसमें सेंध लगा और सेंध लगने की वजह से तीसरे फ्रंट के रूप में जनसुराज पार्टी वहां स्थापित, जो लालू जी के लिए और लालू के बेटे खास करके तेजस्वी जी के लिए, जो कि राजद में नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, उनके लिए चिंता का विषय है। दूसरी जो बात है कि 4 विधानसभा जो उपचुनाव हुए, उन उपचुनाव में चारों सीटों पर जो है आरजेडी या उसके गठबंधन, जिसको महागठबंधन बिहार में कहा जाता है, वह चारों पे करारी शिकस्त मिली है। तो इस स्थिति में और लगभग जो है, अगर हम एक विधानसभा क्षेत्र को छोड़ दें, रामगढ़ को छोड़ दें, तो 3 जगहों पर जनसुराज पार्टी थर्ड फोर्स के रूप में जो है, तीसरी शक्ति के रूप में स्थापित हुई है। और वोटों का हम अगर आकलन भी करेंगे तब भी आपको हम बताएंगे कैसे। खास करके बेलागंज की स्थिति अगर हम देखें और इमामगंज की स्थिति देखें, तो वहां पर जनसुराज जो है काफी वोट प्राप्त करने में सफल हुआ है और यह रणनीतिक सफलता ही माना जाए। मैं चूंकि यहाँ पत्रकारिता विभाग में कार्यरत हूं और हमारे जो गुरुदेव हैं प्रोफेसर विजेंद्र कुमार जी, उनके काफी शिष्य हैं जो कि जनसुराज पार्टी के मीडिया विंग को देख रहे हैं। बीच बीच में काफी लोग आते हैं जो जुड़े हुए हैं और हमसे भी मुलाकात होती है, बात होती है कि प्रशांत किशोर की क्या स्थिति रहेगी। मैं उन्हें बताता हूं, चूंकि वो बहुत उत्साही होते हैं, उस पार्टी से जुड़े हुए होते हैं, उन्हें लगता है कि जमीन पे जाने के बाद उन्हें बहुत लोग तवज्जो दे रहे हैं, बहुत नोटिस कर रहे हैं। लेकिन नोटिस करने के बावजूद मैं उन्हें पिछली बार भी कहा था कि 2025 में जनसुराज थर्ड फोर्स के रूप में तो दिखेगा, लेकिन स्थापित सत्ता के रूप में नहीं होगा। लेकिन 2030 के विधानसभा चुनाव में बहुत स्पष्ट है कि जनसुराज एक शक्ति के रूप में उभरेगी और सत्ता और विधानसभा में भागीदारी के मामले में वह सशक्त रूप से एक पार्टी के रूप में उभरेगी। अब अगर हम
तरारी विधानसभा सीट की बात की ना, तो तरारी में विशाल प्रशांत जो कि सुनील पांडे के लड़के हैं, उन्होंने जो है राजू यादव को हराया है। और राजू यादव को जो हराया, तीसरे स्थान पर वहां पर 5,600 वोट प्राप्त करके जनसुराज पार्टी की जो किरण देवी हो तीसरे स्थान पर रही। विशाल जो है जीते हैं 10,612 वोट से, और सीपीआई के राजू यादव को उन्होंने हराया तरारी पर। तो वहां पर 2 फैक्टर्स काम करते हैं। जो यह गढ़ है सोन के आसपास वाला जो क्षेत्र है, खास करके औरंगाबाद में अगर आप देखें, काराकाट के लोकसभा सीट को देखें, तो वहां भी राजा राम सिंह जीते हैं जो कि सीपीआई से हैं। अगर हम आरा की बात करें, आरा प्रॉपर भी जो लोकसभा सीट है उसको भी सीपीआई ने जीता है। और यह वह क्षेत्र है जो 90 के दशक में रणवीर सेना बनाम सीपीआई का जो रण क्षेत्र था, उस रण क्षेत्र में जो जिनके पास थोड़ी भी भूमि है, जो थोड़ा भी जमीन रखते हैं, उन्हें हमेशा यह डर सताते रहता है कि अगर सीपीआई जीत गई तो वहां जो है एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी, और जितने भी जो किसान परिवार के लोग हैं उन्हें एक परेशानी पैदा होगी। तो वहां इस मुद्दे को लेकर के लोग यूनाइट हो जाते हैं और चाहते हैं कि सीपीआई को हराया जाए। लेकिन कई बार ताकतें जो है मजबूत हो जाती हैं। यहां पर अगर जो है 5,600 वोट मिला भी दिया जाता राजू यादव को, अगर किरण देवी नहीं होती जनसुराज से, तब भी जो है राजू यादव हार जाते, क्योंकि इसमें थोड़ा व्यक्तिगत पकड़ सुनील पांडे का भी है। और जो सबसे बड़ी बात है कि सीपीआई एमएल से जो खार खाए हुए लोग हैं, जो भी जमीन वाले लोग हैं, जिनमें जो भी खेती वगैरह करते हैं, तो वो खार खाए हुए लोग हैं और यूनाइट होकर के वोट करते हैं। अगला सीट है इमामगंज का, जहां से दीपा मांझी जीती हैं, और दीपा मांझी को 53,435 वोट मिले हैं, जो हिंदुस्तान आवामी मोर्चा से हैं। और इनकी खास बात क्या है कि इनके ससुर जो जीतनराम मांझी हैं भारत सरकार में मंत्री हैं, इनके जो पति हैं वो बिहार सरकार में मंत्री हैं, इनकी जो मां है संभवतः, यानी जीतनराम मांझी की समधन है, वह भी एक जगह से विधानसभा सीट जीती हुई है। तो कुल मिला के परिवार की पार्टी है, और परिवार की पार्टी में दीपा मांझी ने जो है इतना जोर लगाने के बाद और एनडीए गठबंधन से होने के बावजूद जो है 53,435 वोट प्राप्त किया है, जबकि राजद के रोशन कुमार 47,490 वोट पाने में कामयाब रहे हैं। तीसरा फ्रंट के रूप में यहां भी जितेंद्र पासवान कामयाब रहे हैं, जिन्होंने 37,103 वोट प्राप्त किया है। तो अगर यह जो 37,000 के वोट का सेंध नहीं लगा हुआ होता, यहां पे मुझे लगता है कि दलित, चूंकि यह रिजर्व सीट है, तो दलित सीट में दलित का वोट, चूंकि पासवान होने के चलते वोट का सेंध लगा, और मुसलमानों के वोट में सेंध लगने की वजह से इमामगंज में जो है, अगर इमामगंज में जनसुराज वाला वोट को आरजेडी में जोड़ दिया जाता तो जीत हो जाती और दीपा मांझी हार जाती। यहां पर थर्ड फोर्स के रूप में, तीसरी शक्ति के रूप में जो है जनसुराज पार्टी उभरी है। अब हम रामगढ़ सीट पर आते हैं। रामगढ़ में बीजेपी के अशोक कुमार सिंह जीते हैं, और इन्हें जो है 62,257 वोट मिला है, जबकि बहुजन समाज पार्टी के सतीश कुमार सिंह, जिन्हें 60,995 वोट मिला है, और आरजेडी के जो अजीत कुमार सिंह हैं, जो कि प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के पुत्र भी हैं, राजद के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके पुत्र हैं। इसके अलावे जो अभी सुधाकर सिंह हैं, जो कि बक्सर से सांसद, उनके भाई हैं। और यह सीट, रामगढ़ सीट, उन्हीं के खाली करने की वजह से जो है रिक्त हुई थी, और उस पर चुनाव हुआ है, उपचुनाव हुआ है। यहां पर जनसुराज पार्टी के सुशील कुमार कुशवाहा 6,513 वोट लाने में कामयाब हुए। यहां पर कोई एक शक्ति के रूप में नहीं दिख रहे। मैं 2-3 चीज बताना चाहता हूं कि एक तो जनसुराज अभी नवसृजित पार्टी है। प्रशांत किशोर को मुद्दे की समझ तो है, मुद्दों की समझ है, रणनीतिकार रहे हैं, लेकिन देखिए इसमें 2 बात है। कोई आदमी किसी एक्सपर्ट को पकड़ करके या उसके कौशल का प्रयोग करके कुआं तो खुदवा सकता है, लेकिन जब उसे खुद कुआं खोदने की बात आती है तो परेशानी होती है, शुरुआती परेशानी होती है, क्योंकि अनुदेश देना, निर्देश देना और किसी कौशल का उपयोग करके किसी के वोट बैंक के सहारे उस वोट बैंक में इजाफा करा देना तो एक अलग बात होती है। कि यहाँ पर जो है प्रशांत किशोर कुआं खुदवाने में तो एक्सपर्ट हैं, उन्हें मुद्दों की समझ है, वोट में कैसे सेंध लगाया जा सकता है उसकी समझ है, लेकिन पूरी तरह से कुआं खोदना और उससे पानी निकालना एक अलग बात है। बिहार की धरती पे वे पहली बार जो है राजनीति कर रहे हैं,
मतलब पूरी तरह से सीधी तौर पे जो है राजनीति में उतरे हैं, तो अभी उन्हें समय लगेगा, क्योंकि उन्हें मुद्दों की समझ है, उन्हें क्षेत्र में जाना है, काफी समय से क्षेत्र में भी है, तो उनकी पकड़ तो बनते जा रही है। यह दिख भी रहा है कि आपने देखा कि कैसे जो है थर्ड फोर्स के रूप में आ रहे हैं, और खास करके MOI समीकरण के एम में वे सेंध लगाते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि बिहार की जनता विकासशील तो है, लेकिन कुल मिलाकर के जातीय पकड़ के आधार पर जो है वोट करती है, अंत में जो है जातीयता वोट, लेकिन उसमें सेंध लगाने में कामयाब हो रहे हैं। जो दूसरी बात है कि नीतीश कुमार को लोग बता रहे थे कि नीतीश कुमार अब जो है वह शक्तिहीन हो रहे हैं, राजनीतिक रूप से शक्तिहीन हो रहे हैं, शारीरिक रूप से तो उम्र का तकाजा है, राजनीतिक रूप से शक्तिहीन हो रहे हैं, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का मानना। खास करके दिल्ली में बैठे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं यह इस बात को स्वीकार करते हैं, ऐसा हमेशा बेबाक बोलते नजर आते, लेकिन मैं हमेशा उसका विरोध करता हूं। मैं कहता हूं कि नीतीश कुमार अभी भी शक्ति हैं, और लगभग 16-17 सबसे खराब स्थिति में 16-17% जो वोट है जो महादलित का है, अति पिछड़ा का है, और खास करके जो यादव वर्ग के आतंक से या उनके दबदबे से जो परेशान रही हुई जातियां, अन्य पिछड़ी जातियां हैं, वो गोलबंद होकर के नीतीश कुमार के लिए साइलेंट वोट करती है। भाजपा अपने खराब स्थिति में, सबसे खराब स्थिति में भी रहती है, तो लगभग जो है 23 से 24% वोट प्राप्त करती है। जैसे ही नीतीश कुमार और भाजपा का गठबंधन हो जाता है या दोनों एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ते हैं, तो वैसी स्थिति में यह वोट का जो परसेंटेज होता है, लगभग आप मानिए कि 23 उधर से और 16 अगर इधर की बात कर लें तो 2329.39, और रामविलास पासवान की पार्टी जिसको लोक जनशक्ति रामविलास, जिसका नेतृत्व अभी चिराग पासवान कर रहे हैं, वह और हम मिला करके 2% 3% वोट और बढ़ जाते हैं, तो 39-41% के आसपास की स्थिति बनती है। राजद अपने चरम स्थिति में भी सारे अलायंस को मिला करके भी 35 से 36% के आसपास पहुंचती है, क्योंकि अधिकतम इसके जो वोट परसेंटेज आज तक रहे हैं वह 28% के आसपास रहे हैं, जो अधिकतम अपने चरम दिनों में। कांग्रेस का 3-4% का वोट बैंक अब रह गया है बिहार में। तो ऐसी स्थिति में कुल मिलाकर के यह मार्जिन बहुत बड़ा हो जाता है, और जीत का मार्जिन भी आप देख रहे होंगे कि जहां भी जीत हुई है वह अलग तरह से जीत है, एक मार्जिनल जीत है, ठीक ठाक अंतर से जीत है। यह नीतीश कुमार के राजनीतिक पकड़ का परिणाम है, क्योंकि नीतीश कुमार जब बिहार में आए थे उस समय लालू के अंत का काल था, और लालू के जो काल था उस काल में इतने आतंक थे, विकास और अविकास के बीच इतनी गहराई थी, उसको पाट करके उन्होंने जो समतलीकरण किया और उसके बाद विकास की गति को उन्होंने आगे बढ़ाया। बिजली, पानी जैसी सारी योजनाएं जो है, खास करके लॉ एंड ऑर्डर की जो विशेषताएं हैं, वो सबको जो है उन्होंने दुरुस्त किया, और इस तरह से जनता के बीच में एक अच्छे प्रशासक के रूप में स्थापित हुआ। मैं अभी कुछ दिन पहले सत्याग्रह मंडपम में प्रभास परंपरा के कार्यक्रम में शामिल हुआ था, और उसमें बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह भी थे। मेरी सुधाकर सिंह से जब बात हुई तो उनका कहना था कि हमने अपने लिए जो बक्सर की जो रणनीति बनाई थी चुनाव जीतने के लिए, हमारी विदेश की भी टीम लगी हुई थी, हमारे जो विदेश के मित्र, चूंकि वो दिल्ली विश्वविद्यालय के रहे हैं, हमारे अग्रज भी रहे हैं, हमारे सीनियर रहे हैं, तो उन्हें अपने मित्रों पे भरोसा, और बाहर से बता रहे थे कि उनकी टीम जो उनके लिए काम करे। मैंने जैसे ही उन्हें बेबाकी से कहा कि अगर आनंद मिश्रा जो IPS थे आसाम कैडर से, वह आकर के चुनाव नहीं लड़ रहे होते और भाजपा के वोट बैंक में सेंध नहीं लगी होती, और जो औरंगाबाद से राजपूत बनाम कुशवाहा के जो प्रतिक्रियाएं थी, चूंकि सुशील सिंह को उन्होंने वोट नहीं किया था कुशवाहा ने, तो वह जो चलने वाली लड़ाई थी राजपूत और कुशवाहा के बीच में, जो वोट बंटने वाली थी, इसके विरोध में उसका वोट और इसके विरोध में इसका वोट, उसका भी फायदा आपको मिला। तो उनका कहना था ऐसा नहीं है, हमारी रणनीति इतनी परिपक्व थी जिसके चलते मैं चुनाव जीत सका। लेकिन सोचने की बात है दोस्तों कि अगर इतने रणनीतिकार सुधाकर सिंह थे, वोट बैंक में सेंध की बात नहीं करते थे, अपने वोट बैंक की बात करते थे, तो उन्हीं का खाली किया हुआ सीट रामगढ़ में उनके भाई अजीत सिंह, जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष के पुत्र भी हैं और सुधाकर सिंह के भाई भी हैं, उसी लोकसभा क्षेत्र में आता है। तो कुल मिलाकर के वहां का जो हार है वह तीसरे पोजीशन पर उनका जाना, यह अपने आप में चिंताजनक है। तो यह मेरा प्रयास था बिहार के चुनाव को डिकोड करने का, और नीतीश की शक्ति जो राजनीतिक शक्ति है, जो वोट बैंक की पकड़ है, और भाजपा के साथ जुड़ने के बाद वह सशक्त हो जाती है। तो भाजपा और नीतीश एक दूसरे की जरूरत है, या यूं कहे कि नीतीश के बिना न राजद सत्ता में आ सकती है, न भाजपा सत्ता में आ सकती है,
और तीसरे फोर्स के रूप में प्रशांत किशोर, चूंकि जमीन पे कार्यरत है, बिहार की भूमि पे समय दे रहे हैं, उन्हें मुद्दों की पकड़ है, मुद्दों की समझ है। वे कुआं अब तक खुदवाते रहे हैं रणनीतिकार के तौर पे, लेकिन अब कुआं खोद करके उसमें पानी निकालने का समय आ गया है। तो लंबे समय 2025 देखते हैं कितना प्रभावकारी होगा। मेरे हिसाब से 2025 का संघर्ष उन्हें 2030 में सत्ता दिलवाने में कामयाब होगा। मैं एक घटनाक्रम का जिक्र कर देना चाहता हूं। हमारे प्रिय अनुज हैं जो आम आदमी पार्टी में है, पिछली दफा इस बार के पंजाब चुनाव से पहले वहां के प्रभारी थे और केजरीवाल साहब ने उन्हें जो है मौका दिया था कि आप जाइए और वहां पर चुनाव को देखिए। सब लोगों ने पंजाब में पिछली दफा ही केजरीवाल साहब को यह फीडबैक दे दिया था कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई है। वो मेरे मित्र भी, अनुज भी हैं और समकक्ष भी हैं, साथी भी हैं। उन्होंने मुझसे पूछा कि भैया इसमें क्या हो सकता है, मुझे क्या फीडबैक देना चाहिए। मेरा जो आकलन था, चूंकि मैं पंजाब में 1-2 जगह गया था कवरेज के लिए, तो मैंने जो देखा था ग्राउंड पे कि इस बार का आम आदमी पार्टी का संघर्ष जो अगली बार उसे सत्ता दिलाएगी। मैंने उसे अपने अनुज को कहा कि ऐसा है कि अगर केजरीवाल साहब आपसे फीडबैक मांगे तो आप कहिए कि इस बार हम लोगों ने मेहनत की है, इस बार तो क्या खास हो पाएगा यह कहना मुश्किल है, लेकिन अगली बार दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि हम लोग पंजाब में सरकार बनाएंगे। कुछ इस बार के विधानसभा चुनाव जो पंजाब के हुए थे ऐसा ही हुआ। जब केजरीवाल साहब ने फिर फीडबैक मांगी तो उन्होंने कहा, पूरे दावे के साथ कहा कि मैं इस बार का चुनाव जीतने जा रहा हूं, हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। और केजरीवाल जी ने उन सारे के बीच में जो है हमारे सहोदर, हमारे अनुज, सहोदर नहीं कहिए, हमारे अनुज हमारे भाई हैं, सहोदर से भी बड़े हैं, अगर सहोदर कहा जाए सहोदर से भी बड़े हैं, काफी भातृत्व प्रेम है और किसी परिस्थिति में हमारे साथ रहते हैं। इन्होंने जो है केजरीवाल ने उन्हें जो है केजरीवाल साहब ने गले लगा दिया। और इस तरह से चुनाव का जो विश्लेषण होता है, जब आप प्रयास कर रहे होते हैं धरती पे, तो एक बार में प्रतिफलित नहीं होता। अगर क्रमशः आप धरती पे जुड़े रहे, लोगों के बीच संपर्क में रहे, तो यह क्रमशः प्रतिफलित होता है और कुल मिलाकर के आपको रंग लाता है। तो 2030 के चुनाव में प्रशांत किशोर एक शक्ति के रूप में सत्ता के करीब होंगे, लेकिन 2025 के चुनाव मुझे बहुत मेहनत करने की जरूरत है। अभी तीसरी शक्ति के रूप में स्थापित हुए हैं इन उपचुनाव में, इन बाईपोल्स में। बिहार में 25 में कई जगह दूसरे फोर्स के रूप में सेकंड फोर्स होंगे, कई जगह तीसरे फोर्स के रूप में होंगे, लेकिन 30 में यह संभव है कि मुख्य रूप से राजनीतिक धारा में आ जाए। और तब वह जो है, जो आज नीतीश जी की स्थिति है, वह स्थिति उनके दल की होगी। जो आज जेडीयू की स्थिति है, हो सकता है जन स्वराज की स्थिति 30 में वैसी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।